मैं मुकेश कुमार क्लास 12 के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपनी इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इट मींस CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CCl4। बच्चों, इसका एक और नाम होता है और वो नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। बच्चों, इस लेक्चर में मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के बनाने की विधियों, इट मींस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसके रासायनिक गुणों, इट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों, इट मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस यानी कि उपयोगों को कवर करने जा रहा हूं। इसलिए बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉपिक को पढ़ने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में लिखने के लिए। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं कि इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मतलब इसको कैसे बनाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाना आपको बता रहा हूं। यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहली मेथड क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आप जानते होंगे CHCl3। बच्चों, क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है, क्लोरीन का फार्मूला Cl2। जब क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, इट मींस जब क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CCl4 और एक साइड प्रोडक्ट मिलता है HCl। और ये CCl4 क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इट मींस क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त करने के लिए हमें क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया क्लोरीन से करानी पड़ती है। इट मींस क्लोरोफॉर्म का हमें कराना होता है क्लोरीनीकरण। यहाँ ये क्या हो रहा है? क्लोरीनीकरण। क्या हो रहा है? क्लोरीनीकरण। किसका क्लोरीनीकरण है? क्लोरोफॉर्म का। अब बच्चों आते हैं सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड में हम कार्बन डाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र CH2, कार्बन डाइसल्फाइड से कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त करेंगे। इसके लिए बच्चों करना क्या होता है कि कार्बन डाइसल्फाइड की अपक्रिया हमें करानी होती है क्लोरीन से और यहाँ पर उत्प्रेरक रहता है AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यह अपक्रिया होती है और जब यह अपक्रिया कराई जाती है, इट मींस कार्बन डाइसल्फाइड हमारा क्लोरीन से अपक्रिया करता है तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में मिलता है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है H2Cl2। इसका बच्चों नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड। अब बच्चों, सल्फर मोनोक्लोराइड अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए ये तुरंत कार्बन डाइसल्फाइड से फिर अपक्रिया करता है। किससे अपक्रिया करता है? कार्बन डाइसल्फाइड से फिर अपक्रिया करता है। प्रेजेंस क्या है यहाँ पर? AlCl3 और ये बनाता है CCl4 बनाता है और सल्फर को मुक्त कर देता है। सल्फर को मुक्त कर देता है। बच्चों, यहाँ पर जो मैंने रासायनिक समीकरण लिखी हुई हैं ये बैलेंस नहीं है, इनको बैलेंस करने की जरूरत है। अब इसको देखो पहले। अब बैलेंस करने में आप सबसे पहले देखिए क्या क्लोरीन परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है? अगर नहीं है तो उसको पहले बराबर करो। देखिए बच्चों, यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और यहाँ ये 4 4 2 6 हैं। अब हमें 2 को 6 के बराबर करना है तो सिंपल सी बात है, 2 में हम 3 का गुणा कर दें। तो अब आप देख पा रहे हैं कि क्लोरीन परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ हो गई है बराबर। अब जरा सल्फर को चेक कर लो। सल्फर 2 यहाँ है, 2 सल्फर यहाँ है, कार्बन 1 यहाँ है, 1 यहाँ कार्बन है। इट मींस ये वाली हमारी रासायनिक समीकरण हो गई बैलेंस। अब दूसरी पर आते हैं। यही टेक्निक इसमें अपनाते हैं। इसमें देखो क्लोरीन 2 है अब कारकों में और उत्पादों में 4 है। तो पहले इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों 2 को हमें 4 करना है तो इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब क्लोरीन तो बैलेंस हो गए, लेकिन सल्फर की जरा बात कर लीजिए। 2 सल्फर यहाँ है और 2 दूनी 4, 4 यहाँ है तो 4 2 6 और यहाँ सिर्फ एक ही सल्फर है तो 1 को 6 के बराबर करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि दोनों रासायनिक समीकरणें बैलेंस्ड हो जाती हैं। अब बच्चों अगली मेथड पर आते हैं और आपको बताते हैं कि इसको मेथेन से कैसे प्राप्त करते हैं। मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की रासायनिक समीकरण कई बार हो चुकी है। इस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हमें 3-4 बार ये रिएक्शन आ चुकी है।
इसमें बच्चों करना क्या होता है, मीथेन की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं और 4 स्टेप में अपक्रिया होती है और अंतिम स्टेप में यानी कि चौथे स्टेप में हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है और इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रभाजी आसवन की विधि से सेपरेट कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। देखिए बच्चों, CH4 रिएक्शन हो चुकी है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, सूर्य के प्रकाश को यहाँ शो करने के लिए HNO बनाते हैं और अपक्रिया किससे हो रही है, क्लोरीन से। क्या निकलता है यहाँ पर, HCl। तो एक एक हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन परमाणु से क्या होता जाएगा, प्रतिस्थापित होता जाएगा। तो पहले क्या होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3Cl। क्या बनेगा, CH3Cl। अब बच्चों सेकंड स्टेप में जाइए, फिर यही चीज होगी, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा, क्लोरीन से अपक्रिया होगी, HCl बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, एक क्लोरीन बढ़ जाएगा, CH2Cl2। अब बच्चों अगले स्टेप में फिर इसकी अपक्रिया कराएंगे, HNu Cl2 से अपक्रिया होगी, HCl बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, एक H कम हो जाएगा, एक Cl बढ़ जाएगा, यानी कि CHCl3। फिर अगले स्टेप में अपक्रिया होगी, तब तक बच्चों अपक्रिया होती है जब तक कि सारे हाइड्रोजन परमाणुओं का क्लोरीन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन नहीं हो जाता। अब यहाँ हो जाएगा CCl4। ये आपका हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों यहाँ पर मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिन्हें प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर अभी मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की 3 विधियां बताई। पहली विधि क्या थी, क्लोरोफॉर्म से, दूसरी क्या थी, कार्बन डाइसल्फाइड से, तीसरी क्या थी, मीथेन से। अब बच्चों यहाँ पर ये सारी मेथड्स को मैंने यहाँ पर अच्छे ढंग से राइट डाउन कर रखा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और करिए अपनी कॉपी में नोट। अब बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने की मेथड नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूं और इस मेथड नंबर 4 में मैं प्रोपेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने जा रहा हूं। ध्यान से आप देखिए, प्रोपेन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन और प्रोपेन 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ो 8, तो प्रोपेन का सूत्र क्या हो गया, C3H8। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। प्रोपेन के लिए n = कितना रखना है आपको, 3। बच्चों प्रोपेन से हमें बनाना है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके लिए प्रोपेन की अपक्रिया हम कराएंगे क्लोरीन से उच्च ताप और उच्च दाब पर। उच्च ताप होगा 500 डिग्री सेल्सियस और दाब होगा 70 से 100 वायुमंडल, 70 से 100 वायुमंडल। इन परिस्थितियों में जब प्रोपेन की अपक्रिया होती है किससे, क्लोरीन से, कंडीशन क्या है बच्चों, टेम्परेचर है हमारा 500 डिग्री सेल्सियस और दाब है 70 से 100 atm वायुमंडल। इन परिस्थितियों में जब ये हमारा प्रोपेन जब क्लोरीन से अपक्रिया करता है तो हमें प्राप्त होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और 2 साइड प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलते हैं C2Cl6 और HCl। ये 2 साइड प्रोडक्ट भी यहाँ में मिलते हैं C2Cl6। इसका बच्चों नाम है हेक्साक्लोरो, 2 कार्बन है एथेन, इसका नाम क्या है, हेक्साक्लोरो, और 2 कार्बन की वजह से इसमें क्या जुड़ेगा, एथेन। अब बच्चों प्रश्न ये है, क्या हमारी ये रासायनिक अपक्रिया यानी कि रासायनिक अपक्रिया की ये जो समीकरण है, क्या ये बैलेंस है? अब आप चेक करिए इसको तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो बैलेंस करने के क्रम में सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोजन को, यहाँ अपकारकों में हाइड्रोजन 8 है जबकि उत्पादों में सिर्फ 1 है, तो इसको पहले बैलेंस करो। तो 1 को 8 करने के लिए किसका गुणा करेंगे बच्चों, इसमें 8 का गुणा करेंगे। तो ऐसा करने से हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम कार्बन भी चेक कर लेते हैं। कार्बन यहाँ 3 है और इधर 2 1 3 3 कार्बन है। अब बात आती है क्लोरीन की, क्या क्लोरीन हमारा बैलेंस है? तो क्लोरीन बाईं तरफ 2 है और दाईं तरफ कितने हैं, 4 4 6 10 10 8 18, 10 8 18, 2 18 2 18, यानी कि आपको 2 को 18 के बराबर करना है तो क्यों ना इसमें हम 9 का गुणा कर दें। किसका गुणा कर दें, 9 का, यानी कि यहाँ Cl2 में हमें गुणा करना पड़ेगा 9 का। तो इस तरह से ये प्रोपेन के द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की रासायनिक अपक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण आ गया।
तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की 4 विधियां बताई। पहली क्लोरोफार्म से मैंने आपको इसको कैसे बनाते हैं ये आपको बताया, फिर कार्बन डाइसल्फाइड से कैसे बनाते हैं, फिर मीथेन से कैसे बनाते हैं, और नंबर 4 पर प्रोपेन से कैसे बनाते हैं। अब बच्चों इसके पढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। देखते हैं कि इसकी रासायनिक गुण क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज के क्रम में सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बच्चों, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ये ऑक्सीकृत होकर के एक बहुत ही विषैली गैस बनाता है जिसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, और जिसको फास्जीन के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों तब होता है जब 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसकी वाष्प जल वाष्प से अपक्रिया करती है, यानी कि वाटर वेपर से अपक्रिया करती है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और बनती है बहुत ही खतरनाक गैस यानी कि फास्जीन। देखिए बच्चों, हमें लेना है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेनी है वाष्प, और इसकी अपक्रिया करानी है जल वाष्प से। जल वाष्प का सूत्र H2O, और टेम्परेचर कितना रखना है 500 डिग्री सेल्सियस। कौन सी गैस बनती है COCl2। याद रखो बच्चों, कार्बोनिल क्लोराइड, और इसको कहते हैं फास्जीन, और यहाँ एक साइड प्रोडक्ट बनता है HCl। ये कंप्लीट रिएक्शन है। अब देखो क्या ये संतुलित है? संतुलित नहीं है तो संतुलित करते हैं बच्चों। यहाँ सबसे पहले आप हाइड्रोजन चेक करो, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो 1 को 2 के बराबर करने के लिए इसमें आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। इसके बाद अब चेक करिए क्लोरीन को, बाईं तरफ 4 क्लोरीन है और दाईं तरफ कितने हैं 2 2 2 4। इट मीन्स हमारी ये रासायनिक अपक्रिया की समीकरण हो चुकी है बैलेंस। तो इस तरह से बच्चों ऑक्सीडेशन होने पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऑक्सीडेशन होने पर फास्जीन गैस का निर्माण होता है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 पर, और इसको रिडक्शन, इसमें रिडक्शन को देखते हैं यानी कि अपचयन को देखते हैं। बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन तब होता है जब इसकी अपक्रिया आयरन और जलवाष्प के मिक्सचर से कराते हैं। आयरन और जलवाष्प के मिक्सचर से, आयरन Fe, जलवाष्प H2O, ब्रैकेट में V बना देंगे, V मींस वेपर। बच्चों आयरन और जलवाष्प का मिक्सचर जो मिक्सचर होता है ये यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? नवजात हाइड्रोजन। देखिए बच्चों इसकी रिएक्शन कैसे होती है। हमारे पास क्या है CCl4, और यहाँ पर जो ये मिक्सचर है Fe और जलवाष्प का मिक्सचर है, ये यहाँ पर हमें प्रोवाइड कराता है नवजात हाइड्रोजन। बच्चों नवजात हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो रासायनिक अपक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। इन परिस्थितियों में कार्बन टेट्राक्लोराइड अपचयित होता है और बनाता है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म बनाता है और साइड प्रोडक्ट यहाँ बनता है HCl। क्लोरोफार्म यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन कराने पर हमें क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। और बच्चों ये रिएक्शन चेक करते हैं कि बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो सबसे पहले आप क्लोरीन परमाणु चेक कर लीजिए, 4 इधर हैं और 3 1 4 इधर, यानी क्लोरीन परमाणु हमारे बैलेंस हैं। इसके बाद जरा हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, यहाँ बाईं तरफ 1 हाइड्रोजन है, दाईं तरफ 1 1 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 1 को हमें 2 के बराबर करना है, कुल मिलाकर के 1 में हमें 2 का गुणा कर देना है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इसका रिडक्शन जब होता है तो क्लोरोफार्म बनता है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब हम अपचयन कराते हैं Fe और H2O वेपर की उपस्थिति में, तो ये रिड्यूस्ड होकर के क्या बनाता है? क्लोरोफार्म बनाता है। अब बच्चों अगली केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, और इसको बोलते हैं जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जल अपघटन। बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर जल अपघटित हो जाता है और बनाता है पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। रिएक्शन आप देखिए, ये हमारा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी अपक्रिया हम कराने जा रहे हैं KOH से। KOH कैसा है? हमारा जली है। कैसा है? जली है, एक्वस है। अब उत्पाद में क्या मिलता है हमको? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और 2 साइड प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलते हैं। एक तो मिलता है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा मिलता है हमें वाटर। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के क्रम में सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लोरीन परमाणुओं की संख्या को। क्लोरीन परमाणु बाईं तरफ 4 हैं, दाईं तरफ 1 है। 1 को 4 के बराबर करने के लिए बच्चों क्या करना होता है? हमें
4 का 1 में गुणा करना होता है। अब जब आप 4 का गुणा KCl में कर देते हैं तो क्लोरीन बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन अब हो जाते हैं पोटेशियम अनबैलेंस। पोटेशियम बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ कितने हैं 2 और 4 2 6। इनको बराबर करने के लिए 1 में हम 6 का गुणा कर देंगे। जब आप इतना कर देते हैं तो अब हाइड्रोजन को जरा चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन बाईं तरफ हो जाते हैं 6 एकम 6 और दाईं तरफ रहते हैं 2। 2 को 6 के बराबर करने के लिए 2 में हमें गुणा करना पड़ेगा 3 का। अब इसके बाद जरा ऑक्सीजन को चेक कर लो। ऑक्सीजन इधर है 6 एकम 6 और दाईं तरफ कितनी है 3 3 एकम 3 3 3 6। इट मींस ये हमारी हाइड्रोलिसिस की संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको अभी केमिकल प्रॉपर्टी टोटल बता दी 3, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन में बना फास्जीन गैस, रिडक्शन में बना क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोलिसिस में बना पोटेशियम कार्बोनेट। बच्चों इन रिएक्शनों को यहाँ पर मैंने एक नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करें। अब बच्चों मैं आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के मिक्सचर से, तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड मिलता है गैस के रूप में, जिसको हम कहते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। इसको बच्चों फ्रेयान 12 के नाम से भी जाना जाता है और इस गैस का उपयोग वातानुकूलन में होता है, यानी कि एयर कंडीशनर्स के रूप में किया जाता है। और इसको वैसे तो कहते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, लेकिन इसका एक दूसरा नाम है फ्रेयान 12। इसको फ्रेयान 12 के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों फ्रेयान 12 तब भी बनती है जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के मिक्सचर से करते हैं। बच्चों दोनों ही रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4, हम अभिक्रिया करा रहे हैं HF और SbF5 के मिक्सचर से। तो बच्चों सबसे पहले यहां बनता है CCl2F2 और साइड प्रोडक्ट बनता है बच्चों HCl। ये क्या है, ये है डाइफ्लोरोमीथेन, डाइफ्लोरोमीथेन। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं फ्रेयान 12। फ्रेयान 12 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड के तुरंत बाद मैं आपको फ्रेयान 12 भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके बाद सिलेबस में यही है फ्रेयान 12। तो बच्चों आपने देखा कि जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के मिक्सचर से कराते हैं तो हमें CCl2F2 प्राप्त होता है। इसी को हम डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन या फ्रेयान 12 कहते हैं। अब बच्चों मैंने आपको यहाँ ये भी बताया है कि जब इसकी अभिक्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के मिक्सचर से कराते हैं तब भी हमें CCl2F2 यानी कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन प्राप्त होता है और यहाँ साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, ये होता है SbCl3 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। अब बच्चों यहाँ पे बात ये आती है कि हमें इन रिएक्शनों की जो ये इक्वेशन मैंने लिख रखी है ये बैलेंस है या नहीं, इनको बैलेंस करते हैं। इसके लिए बच्चों मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप समझिए। बच्चों यहाँ पर आप इसको देखें, ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि फ्लोरीन 1 है यहाँ और यहाँ फ्लोरीन है 2। सबसे पहले हम फ्लोरीन को पकड़ के इसको बैलेंस करते हैं, वहीं से आपकी सारी बैलेंसिंग क्लियर हो जाएगी। फ्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 को 2 के बराबर करने के लिए 1 में हमें 2 का गुणा करना पड़ता है। तो जब हम इसमें 2 का गुणा करते हैं तो फ्लोरीन हमारे बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन तब अनबैलेंस हो जाते हैं हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। अब बचे हुए जो परमाणु हैं, क्लोरीन है, कार्बन है, इनको चेक कर लो। 1 कार्बन है यहाँ, 1 कार्बन है यहाँ, क्लोरीन यहाँ 4 है, 2 और 2 2 4 क्लोरीन। इट मींस ये हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब दूसरी पे आते हैं, इसमें भी बच्चों फ्लोरीन से ही स्टार्टिंग करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, रिएक्शन आसानी से आपकी बैलेंस हो जाएगी। देखो बच्चों, इसमें फ्लोरीन 3 है, इसमें 2 है, 3 2 3 2 को आपस में बराबर करने का तरीका क्या होता है, 3 में 2 का गुणा करो और 2 में 3 का करो। यहाँ 3 है तो यहाँ हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ हमें 3 का गुणा
करना पड़ेगा। अब फ्लोरीन बराबर हो गए, फ्लोरीन जब बराबर हो जाते हैं तब जरा एंटीमनी को अब देखो, एंटीमनी यहाँ 2 है और यहाँ एंटीमनी 1 है, 1 को 2 के बराबर करने के लिए 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो क्लोरीन को, कार्बन को, अच्छा कार्बन को देखो, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो 1 को 3 के बराबर करने के लिए 1 में हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों कार्बन बैलेंस हो गए। अब क्लोरीन देखो 3 चौको 12, अब यहाँ देखो 3 दूनी 6, द्वितीया 6 6 से 12, इट मीन्स हमारी ये रासायनिक समीकरण बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरह से बच्चों हम फ्रेयन 12 का निर्माण करते हैं। ये थी केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। बहुत ही प्रचलित रिएक्शन है जिसको कहते हैं राइमर टीमेन रिएक्शन। राइमर टीमेन रिएक्शन, अब बच्चों आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि राइमर टीमेन रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म में भी पढ़कर आए हैं। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म भी राइमर टीमेन अपक्रिया देता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी राइमर टीमेन अपक्रिया देता है। क्लोरोफॉर्म जो राइमर टीमेन अपक्रिया देता है उसमें बनता है बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, या इसका नाम वैसे क्या होता है, हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड को ही सैलिसिल एल्डिहाइड कहा जाता है। अब बच्चों जब राइमर टीमेन अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बच्चों हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को ही सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैलिसिलिक अम्ल। और शेष चीजें समान रहती हैं कि राइमर टीमेन अपक्रिया में फिनॉल होता है और क्षार होता है, फिनॉल होता है और क्षार होता है। जब फिनॉल और क्षार, क्षार में NaOH या KOH लिया जाता है, जब फिनॉल और क्षार यानी कि NaOH या KOH की अपक्रिया हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जब फिनॉल और क्षार की अपक्रिया हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ये दोनों ही, बार बार मैं कह रहा हूं, और ये दोनों ही अपक्रियाएं राइमर टीमेन अपक्रियाएं हैं। देखिए बच्चों हमें क्या लेना है, फिनॉल। फिनॉल का सूत्र C6H5 और इसकी रिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ये हो गया फिनॉल। फिनॉल और फिनॉल की रिएक्शन हम यहाँ किससे कराने जा रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। और साथ में क्या लेना है, हमको क्षार लेना है। आप NaOH ले सकते हैं या KOH भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके सामने। इन दोनों से जब हम अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की कराते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। बच्चों दो ग्रुप अगर ये देखें, ये OH ग्रुप है और ये COOH ग्रुप है। अगर हम ग्रुपों की वरीयता क्रम में जाएंगे तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप सीनियर होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जूनियर होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जूनियर होता है। तो जब हम नाम लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी को प्रीफिक्स में ले जाएंगे और कार्बोक्सिल को कहां ले जाएंगे, सफिक्स में ले जाएंगे। देखिए बच्चों अब होता क्या है कि जब इसकी इससे अपक्रिया होती है तो बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिल ग्रुप की एंट्री होती है। अब कार्बोक्सिल ग्रुप कहां एंटर करेगा, ये OH निर्धारित करेगा। बच्चों OH एक सैचुरेटेड ग्रुप है और जितने सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं वो नए आने वाले ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ते हैं। बच्चों ये 1 पोजीशन है, 1 के सापेक्ष ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो पैरा आर्थो पे जुड़ेगा क्या, COOH, और तो ये आर्थो प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, आर्थो प्रोडक्ट हो गया। इट मींस ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हो गया। बच्चों बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है, अगर हम बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ दें, COOH जोड़ दें, तो ये जो कंपाउंड प्राप्त होता है इसको हम कहते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या कहते हैं, बेंजोइक अम्ल। अब अगर हम इसको 1 पोजीशन माने तो इसके सापेक्ष ये आर्थो पोजीशन हो गई। अगर हम ये सीनियर ग्रुप है, इसको अगर हम यहां से चलें तो ये आर्थो हो गया, तो इसका नाम बच्चों हो जाता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसी तरह से बच्चों इसमें पैरा प्रोडक्ट भी प्राप्त होता है, यानी कि OH इस ग्रुप को, COOH ग्रुप को पैरा पोजीशन पर भी जोड़ता है। इसमें बच्चों एक्चुअली में हमें आर्थो और पैरा दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है, यानी कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, नाम क्या है इसका, हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल एसिड, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। और इसमें हमें जो साइड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो KCl और H2O प्राप्त होते हैं।
अब बच्चों यहाँ पर ये तो रिएक्शन हमने लिख ली, अब इसे बच्चों करना होता है बैलेंस। तो बैलेंस करने के क्रम में वैसे बच्चों ऑर्गेनिक जो एरोमेटिक रिएक्शंस होते हैं उनकी बैलेंसिंग कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, आपको अब कारक और उत्पाद लिखने होते हैं, फिर भी इसकी बैलेंसिंग करते हैं बच्चों। देखिए क्लोरीन से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ क्लोरीन 4 है और इधर क्लोरीन 1 है, तो इसको बराबर करते हैं, इसमें 4 का गुणा करते हैं। जब ये बराबर हो जाता है बच्चों तो फिर आप देखो पोटेशियम डिसबैलेंस हो जाते हैं, इधर 1 है इधर 4 हो गए, तो इनको बराबर करने के लिए हम KOH में 4 का गुणा करते हैं। जब ये बैलेंस हो जाता है बच्चों तो फिर हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ 4 हो गए और इधर हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 को 4 करने के लिए इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब बच्चों आपके जो एटम्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ 4 थे, 2 यूज हो गए, 2 ऑक्सीजन अभी हमारे बचे हैं, ये दोनों ऑक्सीजन कार्बोक्सिल ग्रुप में यूज होंगे, COOH में यूज होंगे, एक कार्बन बचा है तो 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप में यूज होंगे, और कार्बोक्सिल ग्रुप जहां बेंजीन रिंग में जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन हटेगा, वो हाइड्रोजन इसमें अटैच हो जाएगा और टोटल बन जाएगा COOH, और तो COOH आर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा। रिंग आपको 2 दिख रही है तो इसके लिए आप यहाँ 2 का गुणा कर दें। तो बच्चों ये अपक्रिया कहलाती है राइमर-टीमेन अपक्रिया, और इसको हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी और आप अंतर भी कर पा रहे होंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म की राइमर-टीमेन अपक्रिया में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर बच्चों बता देते हैं, क्लोरोफॉर्म की जो राइमर-टीमेन अपक्रिया आप पढ़ते हैं तो उसमें COOH की जगह CHO ग्रुप आता है और उस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऐसा क्यों? देखिए बच्चों बेंजीन ग्रुप में, बेंजीन रिंग में जब एल्डिहाइड ग्रुप लगता है तो जो कंपाउंड मिलता है उसका नाम होता है बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, और जब बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिल ग्रुप लगता है तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म से जब रिएक्शन होती है, राइमर-टीमेन अपक्रिया होती है तो COOH की जगह CHO होता है, तो इस कारण से जो प्रोडक्ट होते हैं वो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं, और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ होती है तो सामने है आपकी रिएक्शन, इसमें CHO की जगह हो जाता है COOH ग्रुप। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और करो अपनी कॉपी में नोट। अब बच्चों मैं आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस को बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप इनको देखें। बच्चों यहां मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को राइट डाउन किया हुआ है, इनको देखिए। बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड एक रंगीन मीठी गंधयुक्त विषैला द्रव है, रंगहीन है, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसकी गंध मीठी होती है और ये विषैला होता है, और इसका बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 77 डिग्री सेल्सियस होता है, 77 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ बच्चों ये एक अज्वलनशील द्रव है, यानी कि जलने में सहायता नहीं करता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, इसके अतिरिक्त ये जो जल यानी अकार्बनिक विलायक होता है उसमें ये अघुलनशील है, किंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, इसमें ये घुलनशील है। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये रंगीन मीठी गंधयुक्त विषैला द्रव है, इसका क्वथनांक 77 डिग्री सेल्सियस है, यह जल में अम्लीय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है और यह अज्वलनशील द्रव है, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद इसके उपयोगों पर आते हैं, यूजेस पर आते हैं। बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प के वायु से भारी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो वाष्प होती है वो वायु से भारी होती है और एवं अज्वलनशील होने के कारण इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में यानी कि आग बुझाने के रूप में पायरीन नाम से किया जाता है। पायरीन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक दूसरा नाम है पायरीन। बच्चों पायरीन की उत्पत्ति पायर से हुई है, फायर से हुई, और फायर मीन्स फायर, फायर मीन्स होता है फायर, फायर मीन्स आग, आग बुझाने में उपयोगी होने के कारण इसको पायर कहते हैं और पायर से इसका नाम पड़ गया पायरीन। क्या पड़ गया? पायरीन। ठीक, तो पायरीन इसी का नाम है। आगे रेजिन बसा तेल आग के विलायक के रूप में, मतलब रेजिन बसा तेल को घोलने के रूप में इसका उपयोग होता है। फ्रेयान के निर्माण में किया जाता है, शीतलकों में यानी कि एयर कंडीशनर्स में,
इसका उपयोग होता है। ये फ्रेयान क्या है, गैस है जिसका उपयोग शीतलकों में होता है। फ्रेयान का निर्माण कैसे होता है, अभी मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन टेट्राक्लोराइड से फ्रेयान को बनाकर दिखाया था। प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, यानी कि केमिस्ट्री की जो लेबोरेटरी प्रयोगशाला होती है उसमें विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को करने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे करो नोट। अब बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड के इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको लेक्चर वीडियो समझ में आ जाता है तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। हाँ, ऐसे नए स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो 12th क्लास की केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।